नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सबकी नजर अब सोमवार की तरफ है, जब राजधानी में पूरे देश में अलग अलग जगहों पर दफ्तर खुलेंगे, मॉल खुलेंगे और इसी के साथ रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थल भी खुलने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश की नजर इस वक्त उस जंग पर भी है जो कोरोना के खिलाफ दिल्ली में लड़ी जा रही है। लगातार बढ़ते हुए कोरोना के मामले दिल्ली में, राजधानी में सबसे बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो आपस में ही भिड़ गई है मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जी हां, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि दिल्ली सरकार टेस्टिंग पर ऐब निकालने के बजाय काम पर फोकस करे। वहीं सत्येंद्र जैन, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। इतना इंतजाम किया हुआ है कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो उसके लिए बेड का, ऑक्सीजन का, आईसीयू का, सबका इंतजाम किया हुआ है। क्या दिल्ली में कम कर दी गई है कोरोना की टेस्टिंग? क्या सरकार जानबूझकर कम करवा रही है टेस्टिंग? दिल्ली में कोरोना टेस्ट और उसके नतीजों में जानबूझकर देरी की जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर कभी यूपी सरकार आने जाने पर पहरा लगाती है तो कभी हरियाणा सरकार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी पाबंदी लगाई, लेकिन दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार में ठन गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को खरी खरी सुना दी। आरएमएल हॉस्पिटल में देखिएगा, पहली बात तो वो रिपोर्ट ही टाइम से नहीं देते। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में रिपोर्ट दे रहे हैं। आज 70% लोगों की जो डेथ है वो हॉस्पिटल पहुंचने के 24 घंटे के अंदर हो रही है। कारण कि उन्होंने टेस्ट करा लिया, 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई, 7 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि रिपोर्ट तो विदिन 24 आवर्स आनी ही चाहिए। किसी भी टेस्ट जिसका किया गया उसकी 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए। डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं, और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इसलिए वी डोंट वांट टू गेट इनटू दीज कंट्रोवर्सीज, वी हैव टू गो बाय द प्रोफेशनल ओपिनियंस। दरअसल दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली मीटिंग में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोरोना की टेस्टिंग कम करवा रही है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार का आरएमएल अस्पताल ढंग से टेस्टिंग नहीं कर रहा है, इसीलिए कुछ पॉजिटिव केसेस फॉल्स पॉजिटिव आ रहे हैं। इस पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि हमें प्रोफेशनल या इंस्टीट्यूशनल बने मैकेनिज्म्स को ब्लेम करने के बजाय इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर्वेलेंस को ठीक करना और टेस्टिंग को लेकर भी केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि दिल्ली सरकार को इस वक्त सर्वेलेंस और टेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। इस बैठक में शामिल डॉक्टर हर्षवर्धन ने सत्येंद्र जैन के सामने लैब्स की पूरी फहरिस्त रख दी, साथ ही दिल्ली सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार के अधीन आने वाले राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर कई आरोप लगाए थे। सत्येंद्र जैन का कहना था कि आरएमएल अस्पताल की तरफ से मरीजों की रिपोर्ट देने में देरी की जा रही है। उनका कहना था कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल इस समय 4 से 7 दिन में रिपोर्ट दे रहा है, जबकि रिपोर्ट 24 घंटे में आनी चाहिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी विधायक राघव चड्ढा ने भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए थे। राघव चड्ढा का कहना था कि अस्पताल न सिर्फ टेस्ट में देरी कर रहे हैं, बल्कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट भी गलत आ रही है। राघव चड्ढा ने आरएमएल अस्पताल पर दिल्ली सरकार के साथ साथ हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना करने का आरोप लगाया था। लेकिन आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इन्हें खारिज कर दिया। 45% यानी कि 45% एरर रेट, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव्स, 45% वेरिएशन राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नतीजों में। एक दिन में 1,40,000 टेस्ट हम कर रहे हैं
और आज भी दिल्ली में जो हमने जो डीएसटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में लैब्स क्रिएट किए, वहाँ पर आज भी सैंपल्स नहीं पहुँच रहे हैं। तो जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ें क्रिएटेड हैं, आपको और लैब्स खोलनी है, आप खोल लीजिए, हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। विवाद के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने भी बयान जारी करके अपनी सफाई दी। अस्पताल ने अपनी सफाई में कहा, कई टेस्ट को अलग अलग जगह पर जांच के लिए भेजा जाता है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। ऐसे में 7 से 14 दिन का फर्क पड़ता है। अस्पताल की कोशिश पुराने केस तुरंत निपटाकर आगे अच्छी गुणवत्ता का काम करने पर है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जंग नई नहीं है, लेकिन अफसोस तो यह है कि इस संकट काल में भी केंद्र और दिल्ली सरकारों का मिलजुल कर काम करने की जगह सियासत पर ही ज्यादा जोर दिखाई दे रहा है। मिलन शर्मा और ईशा गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। सोमवार से तैयारी पूरी है। न सिर्फ देश भर में अलग अलग जगहों पर मॉल्स खुलेंगे, इसी के साथ तमाम दफ्तर भी खुलने वाले हैं, धार्मिक स्थल भी खुलने वाले हैं मॉल भी। तैयारी पूरी की जा रही है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल करके सब कुछ धीरे धीरे ठीक से अनलॉक 1 के अगले फेज में खोला जा सके। लेकिन इसी बीच आरएमएल अस्पताल को लेकर एक बड़ी सियासी जंग भी छिड़ गई है। लॉकडाउन वाली दिल्ली अनलॉक 1 में पहुंच गई है। सड़कों पर चहल पहल है, बाजार खुले हुए हैं, जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ कोरोना संक्रमण भी रफ्तार पकड़ रहा है। आंकड़े खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमितों की तादाद 25,004 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 1,359 मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 650 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 44 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में अभी भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल तादाद 14,456 है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश की अगर बात करें तो करीब 2,25,000 केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं, और अगर दिल्ली की बात करें तो करीब 25,000 केसेस। ऐसे में दिल्ली में अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1300 नए मामले सामने आए हैं, यानी रोजाना आंकड़ा बढ़ रहा है। और जिस तरह से अनलॉक 1 लागू हो गया, ऐसे में कहा जा सकता है रिस्ट्रिक्शंस जो है थोड़ी स्मूथ हुई हैं, तो केसेस जो है, नंबर ऑफ केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है, तभी इससे जंग जो है जीती जा सकती है। फिर भी दिल्ली सरकार का दावा है कि वो कोरोना से 4 कदम आगे है। जितने कोरोना मरीज हैं, उससे कहीं ज्यादा अस्पतालों में बेडों का इंतजाम है। एक तरफ सरकार ने आपके लिए बेड का इंतजाम कर रखा है, जैसे आज की डेट में 6,731 बेड हैं, और दिल्ली के अस्पतालों में केवल 2600 पेशेंट हैं, तो लगभग 4100 बेड खाली पड़े हैं। 4100 बेड आज खाली पड़े हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए बेडों के इंतजाम के खातिर दिल्ली कोरोना नाम से ऐप भी लॉन्च किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक गुरु तेग बहादुर अस्पताल का जरा हाल देख लीजिए। अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने स्ट्रेचर पर लेटे हुए इस शख्स को आप देख सकते हैं। इसकी उम्र 55 से 60 साल के बीच बताई जा रही है। 4 दिन पहले अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी, तेज बुखार आया। दवा लेने के बाद 2 दिन तक ठीक रहे, लेकिन जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो इन्हें जीटीबी अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल में इन्हें एंट्री नहीं मिली। इनकी हालत ऐसी है कि यहाँ पे कोई एडमिट करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि बिना हम कोरोना पॉजिटिव अगर जब तक हमारे रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम पेशेंट को एडमिट नहीं करेंगे। पर पेशेंट की हालत ऐसी है कि वो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके मुंह से झाग निकल रहा है, बेहोश है, वो खड़े होने की हालत में नहीं है। उधर दिल्ली में 67 साल के लखजीत सिंह के परिवार का आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उन्हें अस्पताल में दाखिला नहीं मिला, जिससे उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड्स उपलब्ध है, लेकिन जो सच्चाई है वो इससे दूर है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा मामला आ रहा है जिसके कारण कोरोना के जो पेशेंट हैं वो सही समय पर अस्पताल में बेड न मिलने के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में मौजूद हैं। ये वाला जो घर आप देख रहे हैं ये लखजीत सिंह जी का है, जिनकी उम्र 68 साल थी और सही समय पर इलाज न मिलने के कारण उन्होंने गुरुवार को अपनी जान गंवा दी।
उधर एम्स के सैकड़ों नर्सिंग स्टाफ प्रशासन के खिलाफ 1 जून से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीपीई किट पहनकर 6 घंटे तक काम करना बहुत मुश्किल है, इसे घटाकर 4 घंटे किया जाए। लगातार 3 महीने से एम्स की जो नर्सेज हैं वो कोरोना मरीजों की दिन रात सेवा कर रही हैं और लंबे घंटों तक पीपीई किट पहन के काम कर रही हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक लगातार काम करने से उनके स्वास्थ्य पे इसके प्रतिकूल प्रभाव आ रहे हैं। वो लगातार चक्कर खा के गिर रही हैं, पीपीई किट में उल्टियाँ हो रही हैं, उनका वजन कम हो रहा है, उनकी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन्स है वो मेंटेन नहीं हो पा रहे। कोरोना संक्रमण काल में दिल्ली की सेहत ठीक नहीं, सरकार के दावों और हकीकत का फासला साफ नजर आ रहा है। ऐसे में दिल्ली 8 जून को पूरी तरह अनलॉक होने जा रही है। कहीं दिल्ली किसी नए खतरे को न्योता तो नहीं देने जा रही। निखिल लखवानी के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। सोमवार से राजधानी में तमाम दफ्तर भी खुलने वाले हैं। दफ्तर में नए कायदे कानून होंगे और इन सावधानियों के साथ ही दफ्तरों को खोला जाएगा। तमाम सरकारी दफ्तर खुलेंगे जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। इसी के साथ तमाम कर्मचारियों को मास्क भी पहनना होगा। किन नए नियमों के साथ ये तमाम दफ्तर खुलने वाले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना संक्रमण काल में सूने पड़े सरकारी दफ्तरों में चहल पहल बढ़ी है। अभी तक न्यूनतम 33% से लेकर 100% तक स्टाफ सरकारी दफ्तरों में आ रहे हैं, लेकिन 8 जून को अनलॉक 1 के दौर में सरकारी दफ्तर 100% उपस्थिति से चलने लगेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी दफ्तरों में गाइडलाइन पहले से तय कर दी गई है। मसलन दफ्तर के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। सिर्फ वही कर्मचारी दफ्तर आ पाएंगे जिन्हें बुखार के कोई लक्षण न हो। कंटेनमेंट जोन में रहने वालों के दफ्तर में आने की मनाही होगी। ऐसे लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा सकती है। हाई रिस्क वाले और बुजुर्ग कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। गर्भवती महिला कर्मचारियों को ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। दफ्तर में आने वाले विजिटर्स को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही 2 गज की दूरी का मंत्र उन्हें याद रखना होगा ताकि कोरोना उनके पास तक ना फटके। आज तक ब्यूरो। आइए आपको दिखाते हैं खान मार्केट में। बाजार में तो कई दुकानें खुल गई हैं, लेकिन कैसे अब तैयारी हो रही है देश भर में मॉल्स को खोलने की। कैसे आने वाले वक्त में सोमवार के बाद आप देखेंगे न सिर्फ मॉल, दुकानें, इसी के साथ दफ्तर, धार्मिक स्थल सब खुलने वाले हैं राजधानी में। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। कोरोना ने देश को लॉक कर दिया। साल 2020 को काल का साल कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। 25 मार्च से लेकर ये वक्त आ गया, लेकिन कोरोना अभी तक काबू में नहीं है। देश में कोरोना के केस 2.25 लाख के पार हो चुके हैं। लेकिन जिंदगी ऐसे ही तो नहीं चलने वाली। सब कुछ बंद। लिहाजा अब देश खुलने लगा है। 2020 के धुआंधार बैट्समैन की तरह पहली ही बॉल से नहीं, देश खुल रहा है टेस्ट मैच के धैर्यवान कलात्मक बल्लेबाज की मानिंद। धीरे धीरे शॉट दर शॉट 2 गज की दूरी के साथ कई दिनों से बंद पड़ी घर की खिड़की तक झटके में खुलने से इनकार कर देती है। लंबे समय तक गैराज में खड़ी कार भी एक बार में स्टार्ट होने से नानुकुर करती है। किसी दुर्घटना के बाद अचानक से प्लास्टर में बंद हुआ घुटना लाख जतन के बाद धीरे धीरे ही खुलता है। रिश्तों में चुप्पी के ताले भी धीरे धीरे खुलते हैं। पांवों में पहनी जाने वाली जूतियां तक खुलने में वक्त लेती हैं। सरकारी दफ्तरों में बंद फाइलें भी आहिस्ता आहिस्ता ही खुला करती हैं। देश खुल रहा है। लोगों के दिलों में बैठा डर खुल रहा है। उम्मीदों का एक नया आसमान खुल रहा है, धीरे धीरे ही सही। कोरोना काल में 8 जून वो तारीख बनने जा रही है जिसमें जंग लगी जिंदगी में जैसे तेल पड़ना शुरू हो जाएगा। आपको करीब 2.5 महीने पीछे लिए चलते हैं। जिस तरह से खचाखच भरे हुए थे मॉल, शॉपिंग सेंटर, और कोरोना ऐसा आया कि सबके शटर डाउन हो गए। 8 जून से मॉल, शॉपिंग सेंटर फिर से आबाद होने जा रहे हैं। इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। कैसे ग्राहक मॉल्स में आएंगे, कैसे खरीदारी करेंगे,
इसके नियम बन चुके हैं। कई महीनों तक सुनसान रहने के बाद शॉपिंग मॉल्स एक बार फिर से गुलजार होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त हम नोएडा के मशहूर DLF मॉल के सामने मौजूद हैं, लेकिन अगली बार जब आप यहां पर आएंगे तो कोरोना वायरस के मद्देनजर नियमों में काफ़ी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आपका अनुभव काफ़ी अलग रहेगा। जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो हिदायत दी गई है उसके मुताबिक कोई भी शख्स जिसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है या फिर कोई गर्भवती महिला है या फिर 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उनको शॉपिंग मॉल न आने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि शॉपिंग मॉल में जो जिम होते हैं, बच्चों के खेलने का जो चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया होता है वो बंद रहेगा। 8 जून से जो देश के तमाम जो मॉल्स हैं वो खुलेंगे और जाहिर तौर पर ऐसे में कहा जा सकता है कि जब मॉल खुलेंगे तो तमाम जो मॉल कर्मी हैं और जो दुकानदार हैं उनको, जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। इस वक्त मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं V3S मॉल है, फिलहाल तो बंद है और जाहिर तौर पर ऐसे में अभी तो यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, लेकिन 8 जून के बाद जब मॉल खुलेगा तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लोग आएंगे। तमाम गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो करना होगा मॉल्स के जो दुकानदार हैं, और साथ साथ जो लोग खरीदारी करने आएंगे, जो लोग घूमने आएंगे, उनको भी तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो है वो एक तरह से कोरोना को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखनी पड़ेगी। राजस्थान में मंदिर और मॉल छोड़कर सब कुछ खुल गए हैं। यह भी 8 तारीख से खोलने की तैयारी है, लेकिन किस तरह से मॉल में क्या क्या इंतजाम है ये हम देखने के लिए आए हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, जयपुर का सबसे बड़ा मॉल है। कहा जा रहा है कि यहाँ जो अपनाया जा रहा है संक्रमण रोकने का तरीका, वो पूरे देश में उसको फॉलो किया जा रहा है। हमारे साथ हैं मॉल के संचालक अनूप बर्तिया, उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या स्थिति है, किस तरह से आप लोग खोल रहे हैं, तो क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं? तो फर्स्ट हमने कस्टमर की प्लानिंग ये की है कि उसकी जब एंट्री होती है तो उसको फुल सैनिटाइजेशन किया जाएगा, उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करने का प्रबंध किया है, उसका थर्मल स्कैनिंग का प्रबंध किया है, और हर एंट्री गेट पे हमारे यहाँ जो मेजर एंट्रीज हैं वहाँ पे हमने एक मेडिकल टीम को पोस्ट किया है। अगर आप 8 जून से मॉल में शॉपिंग करने की सोच रहे हैं तो ये नई गाइडलाइंस ग्राहकों से लेकर मॉल के अंदर दुकान मालिकों और मॉल मैनेजमेंट के लिए भी है। इन्हें ध्यान से सुने। मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। मॉल के गेट पर भी सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। इसके साथ साथ एंट्री के दौरान ही थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। सिर्फ वो लोग ही मॉल में जा सकेंगे जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं। मास्क लगाकर आने वालों को ही मॉल में एंट्री दी जाएगी। दुकान के भीतर ये सुनिश्चित करना होगा कि ज्यादा संख्या में लोग एक साथ ना रहें। एस्केलेटर पर भी ये सुनिश्चित करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक तरीके से हो। मॉल के भीतर बड़े पैमाने पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। मॉल के सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है। ये सब इसलिए है क्योंकि कोरोना से सावधानी ही बचाव है, और ये सावधानियां हमें और आपको किसी भी कीमत पर रखनी ही होंगी। आज तक ब्यूरो। सोमवार यानी 8 जून से दिल्ली में रेस्टोरेंट भी खुलने वाले हैं। जो लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे कि कब रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे, अब 68 दिन के लॉकडाउन और 1 सप्ताह के अनलॉक 1 के बाद अब रेस्टोरेंट और होटल भी खुलने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा, तमाम सावधानियां यहां भी रखी जाएंगी, जिसमें चुने हुए ग्राहकों को ही अंदर जाने दिया जाएगा। यानी हर होटल में सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही उन्हें खोला जाएगा। देश में 2.5 महीने से बंद पड़े होटलों के ताले अब खुल गए हैं और 8 जून से मेहमानों का वेलकम करने के लिए होटल और रेस्टोरेंट तैयार हो रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में होटल और रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। 8 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। होटल और रेस्टोरेंट की क्या तैयारियां की गई हैं, मैं इस वक्त एरो सिटी के प्राइड प्लाजा होटल में मौजूद हूं। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जब भी होटल के अंदर कोई गेस्ट आएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा और थर्मल स्कैनिंग भी उसकी की जाएगी। उसके बाद नो टच सिस्टम यहां पर बनाया गया है और कैसे यहां पर सैनिटाइजर लेकर के अपने हाथों को सैनिटाइज करके होटल के अंदर जा पाएंगे।
वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति होटल के अंदर आएगा उसका सामान भी यहाँ पर पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। सामान को सैनिटाइज करने के बाद यहाँ पर चेकिंग की जाती है सारी, और उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। तो इस तरीके की तैयारी 8 तारीख के लिए यहाँ पर अलग अलग होटल में किया गया है। कोरोना काल में दुनिया बदल गई है तो होटलों के नियम भी बदल गए हैं। होटल में आने वाले मेहमान पूरी तरह से सुरक्षित रहें, इसके लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो भी आप देख लीजिए। होटल के अंदर किस तरीके की तैयारियां हैं, मैं इस वक्त प्राइड प्लाजा होटल के अंदर मौजूद हूं। यहां पर जब भी कोई गेस्ट अंदर आएगा तो उनके लिए तीर का निशान यहां पर दिखाया गया है, यानी कि चेक इन करने वाले व्यक्ति को इस तरफ जाना है और चेक आउट करने वाले व्यक्ति को इधर जाना है। इस तरीके की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की गई है जिससे कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। और जब भी गेस्ट यहाँ रिसेप्शन पर आएगा तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि जो कर्मचारी होटल के हैं उनका सीधा कॉन्टैक्ट न हो, उसके लिए यहाँ पर ग्लास की दीवार लगाई गई है और इससे ये लोग सीधे संपर्क में नहीं आएंगे। डूज एंड डोंट डूज, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है होटल में रहने के दौरान, वो सारी बातें यहाँ पर प्राइड प्लाजा होटल के इस रिसेप्शन पर लिखे गए हैं। सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट के लिए जो गाइडलाइंस तैयार की हैं, वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। सिर्फ बिना लक्षणों वाले कर्मचारियों और गेस्ट की होटल में एंट्री होगी। एंट्री गेट पर हैंड सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। गेस्ट की ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन, आईडी और घोषणा पत्र का रिकॉर्ड रखेंगे होटल। होटल के कमरे में भेजने से पहले गेस्ट का सामान डिसइंफेक्ट करना होगा। रूम सर्विस के लिए इंटरकॉम या मोबाइल से संपर्क करना होगा। रूम सर्विस के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट में सिर्फ 50% क्षमता की अनुमति होगी। डिस्पोजल मेनू और नैपकिन का इस्तेमाल होगा। फूड डिलीवरी में पैकेट उपभोक्ता के दरवाजे पर छोड़ना होगा। डिलीवरी पर भेजने से पहले स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है उसको जो है परिवर्तन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आप दरवाजे का जो हैंडल होता है उस पर खास ध्यान होगा जो कि इसको सैनिटाइज किया जाए। गेस्ट जब चले जाएंगे कमरे से तो उनके बिस्तर को किस तरीके से सैनिटाइज किया जाए। फ़ोन्स होते हैं, टीवी सेट्स होते हैं, रिमोट होते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। वॉशरूम में बहुत सारे टैप होते हैं। इन सब चीज़ों पर जो है अब खास फोकस होगा कि ऐसी चीज़ों को जो है पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा सके। तो इस तरह सावधानियों के साथ देश खुलेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन और अनलॉक 1 में तमाम धार्मिक स्थल भी बंद थे। हम मौजूद हैं दिल्ली के साईं मंदिर में। सोमवार के बाद तमाम धार्मिक स्थल भी खुलने वाले हैं, लेकिन यहां पर भी तमाम सावधानियां बरती जाएंगी। नंबर 1, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी हर किसी को एक साथ अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की सावधानी हर व्यक्ति बरते। इसी के साथ मास्क का भी इस्तेमाल होगा। प्रसाद नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ कोई भी किसी तरह का मंदिरों में छिड़काव नहीं कर पाएगा, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, सबको तमाम सावधानियों के साथ सोमवार से खोलने की। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से 8 जून से देश के सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाने का फैसला लिया गया है। ये मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर है कैनॉट प्लेस में। 8 तारीख को इस मंदिर के पट खुलेंगे। 2 महीने से ज्यादा लॉकडाउन में रहने के बाद अब यहाँ पे जो डेवोटीज हैं, जो लोग यहाँ मानते हैं, वो अंदर आ पाएंगे और हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन पूरे जोरों शोरों से मंदिर के अंदर चालू है। यहाँ तक कि मंदिर की घंटियां जो हैं उनको भी साफ करने का काम हो चुका है। सैनिटाइज भी किया जा रहा है और सारी घंटियों को खोल के उनकी सफाई चालू है। कोरोना का ताला अब है खुलने वाला। पूरे देश में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल और सभी इबादत गाहें खुलने वाली हैं। उसके लिए इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि सोशल और फिजिकल डिस्टेंस के साथ साथ ऊपर वाले के साथ नजदीकी कैसे बढ़ाई जाए। हम खड़े हैं दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद में और हमारे साथ हैं जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी साहब। किस तरह के इंतजामात किए हैं जो 8 जून से सारी चीजें खुलने वाली हैं, तो एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत होने वाली है, कैसे?
जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं हमने पहले से इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ज़रूरी है और लोगों को बताया भी जाएगा कि वो इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें। नमाज़ पढ़ने वालों के लिए मार्किंग कर दी गई है कि कितने फासले से वो नमाज़ पढ़ें और इसी तरह जो हौज़ है हमारा उसके लिए उसको खाली करा लिया है और लोगों से कहा जाएगा कि लोग अपने अपने घरों से वज़ू कर आएँ। देश भर में 8 तारीख से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खोलने की तैयारियां हैं। इन सबके बीच इस वक्त हम दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में मौजूद हैं। जो आप देख रहे हैं ये एक डिसइंफेक्टेंट चैम्बर टाइप बना रखा है, टनल टाइप बनाया हुआ है कि कोई भी अगर इसमें जाएगा तो एक तरीके से पूरा सैनिटाइज उसको किया जाता है। पूरा सैनिटाइज होने के बाद ही कपड़ों से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो भी श्रद्धालु है वो सैनिटाइज हो जाता है। उसके बाद से ही आने जाने की प्रक्रिया होती है। लेकिन दिल्ली में चर्च नहीं खुलेंगे। आज तक ने चर्च के फादर से बात की तो उन्होंने बताया कि 30 जून से दिल्ली में चर्च खोले जा सकते हैं। लेकिन सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। धार्मिक स्थलों पर रिकॉर्डेड भक्ति संगीत बजाया जा सकता है। श्रद्धालुओं को धर्मस्थल पर सार्वजनिक आसन इस्तेमाल करने के स्थान पर अपना आसन या अपनी चटाई लानी होगी और उसे अपने साथ ही वापस ले जाना होगा। धर्मस्थलों पर प्रसाद जैसी भेंट नहीं चढ़ाई जाएंगी और न ही पवित्र जल का छिड़काव या वितरण किया जाएगा। सिर्फ बिना लक्षणों वाले मास्क लगाए श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। श्रद्धालुओं को साबुन से हाथ पैर धोकर परिसर में जाने के लिए कहा गया है। संभव हो तो श्रद्धालु अपने जूते चप्पलों को अपने वाहन में ही उतारेंगे। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे धार्मिक स्थल नहीं जा सकते हैं। 8 जून से कंटेनमेंट जोन से बाहर देश के धार्मिक स्थल खोले जाने की सरकार ने इजाजत दी है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा या चर्च में जहां भी आप पूजा या इबादत करते हैं वहां अब सब पहले जैसा नहीं रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट की इस विशेष पेशकश में अब आइए आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र का नजारा। इस बार महाराष्ट्र में अनलॉक 1 में 8 जून से कई जगहों पर ढील दी जा रही है। 3 अलग अलग फेज में यहां पर ढील दी जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल नहीं खुलने जा रहे हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में। मुंबई में कोरोना ने कुछ ज्यादा ही कोहराम मचाया है। जी हां, यहां कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 45,000 पहुंच चुकी है। लेकिन 2.25 महीने बंद रहने के बाद मुंबई अब फिर से खुल रहा है। ये है एशिया के सबसे मशहूर ज्वेलरी बाजार यानी जावेरी बाजार की तस्वीरें। यहाँ सरकार ने ऑड इवन के हिसाब से दुकान खोलने की परमिशन दी है। जैसे मेरा 1 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, जैसे जिस शॉप पे आप खड़े 51 नंबर है, तो ऑड नंबर्स की शुरुआत आज से की गई है। उसके बाद दूसरे दिन इवन नंबर की हम शुरुआत करेंगे। तो इसकी तरह से ऑड नंबर की शुरुआत की गई है। आज मेरे स्टाफ में भी आज बच्चे आ चुके हैं, अपने घरों में रहते हैं, सबब में रहते हैं। कुछ बच्चे गांव चले गए, तो ठीक है, सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि 3 आदमी होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 3 आदमियों से और मैनेजर और ओनर, इस सब मिला के इस तरह से हमने काम शुरू किया है। 5 जून से मुंबई खुली तो मरीन ड्राइव पर रौनक सी लौट आई। सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक और कसरत करते नजर आए। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया था, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया था कि मिशन बिगिन अगेन शुरू होगा 3 तारीख को। लेकिन 3 तारीख को चक्रवाती तूफान निसर्ग के चलते इस प्लान को पोस्टपोन किया गया था। आज 5 जून है। 5 जून से मिशन बिगिन अगेन का दूसरा फेज शुरू होना था। पहले फेज में क्या शुरू होना था? पहले फेज में लोगों को मॉर्निंग वॉक, पार्क्स में जॉगिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए परमिशन देनी थी। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम नरीमन पॉइंट इलाके में है मुंबई के। आमतौर पर लॉकडाउन के पहले अगर इस इलाके को देखा जाता था तो यहाँ पर सुबह इससे ज्यादा आमतौर पर भीड़ देखी जाती है। लेकिन जैसे ही सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए अलाउ किया जाएगा, तो लोग अपने रूटीन के लिए, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, बाकी लोग हो, उन्होंने अपने रूटीन के तहत यहाँ पर आना शुरू कर दिया। परिवार वॉक कर रहा है, आप दोस्त है? नहीं, ये मैं परिवार वॉक कर रहे हैं हम लोग साथ में। 3 महीने बाद निकले हैं, बहुत खुशी हो रही है। पर फिर भी इतना हम लोग बाहर जा रहे हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में केसेस बहुत बढ़ रहा है। धीरे धीरे ही सही, मुंबई के खुलने से लोग खुश हैं और कोरोना से बचने के उपाय भी कर रहे हैं। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।
इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में राजधानी की सड़कों से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।